गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में प्रकाश पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। आज का हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जिसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या कहा जाता है? पावर ऑफ लेंस। ठीक है। लेंस के बारे में आप जानते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ वक्र होता है या दोनों पृष्ठ वक्र होते हैं या एक समतल पृष्ठ होता है। लेंस कहलाता है। लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे पर पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। ठीक है। तो कोई भी पतला लेंस है वो क्या माना जा सकता है? वो छोटे छोटे प्रिज्म के समुदाय से मिलकर बना होता है। कोई पतला लेंस है तो छोटे छोटे प्रिज्म के समुदाय से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। कि कई छोटे छोटे प्रिज्म मिला करके वो उनका समूह होता है। ठीक है। तो इसमें प्रिज्म के आधार जो होते हैं, प्रिज्म का जो आधार होता है उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर होता है और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रिज्मों के जो आधार होते हैं, या कोई पतला लेंस है तो ये छोटे छोटे कोण वाले प्रिज्मों के समुदाय से बना होता है। छोटे छोटे कोणों के प्रिज्मों के समुदाय से बना होता है। ठीक है। और प्रिज्मों में जो विचलन होता है प्रकाश की किरणों का वो उत्तल लेंस में आधार की ओर होता है और अवतल लेंस में आधार से दूर की ओर होता है। ठीक है। तो प्रिज्मों के आधार उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर तथा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से क्या होता है? दूर होता है। और प्रिज्म में किरणों का विचलन किधर होता है? आधार की ओर होता है। प्रिज्मों में प्रकाश किरणों का विचलन किधर होता है? आधार की ओर होता है। ठीक है। तो जब किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गिरती हैं, ठीक है, तो उत्तल लेंस में वह अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष की ओर क्या होती है? मुड़ जाती हैं, और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर हट जाते हैं। तो पहले थोड़ा आप समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए उत्तल लेंस है, कोई पतला लेंस, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ठीक है। ये छोटे कोणों के प्रिज्मों के समुदाय से क्या होती है? बनी होती है। मान लीजिए छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर के क्या हुआ है? बना हुआ है ये। ठीक। एक प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म, ये भी प्रिज्म, ये भी प्रिज्म, ये भी प्रिज्म। ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष मान लीजिए। अब इस प्रिज्म पर प्रकाश की किरण आपतित होगा तो ये इसका विचलन किधर होगा? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में विचलन किधर होता है? मुख्य अक्ष की ओर होता है। तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के किधर मुड़ जाएगी? ये भी प्रकाश की किरण आपतित हो रहा है, ये भी प्रकाश की किरण आपतित हो रहा है प्रत्येक प्रिज्म से। ठीक है। तो कोई पतला लेंस है वो छोटे कोणों के प्रिज्मों के समुदाय से मिलकर बना होता है। ठीक है। प्रिज्मों के आधार उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर तथा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर होते हैं। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर और अवतल लेंस में क्या होते हैं? मुख्य अक्ष से दूर होते हैं। और प्रिज्मों में किरणों का विचलन किधर होता है? आधार की ओर होता है। प्रिज्मों में किरणों का विचलन आधार की ओर होता है। और जब किरणें लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर गिरती हैं तो यहां हम विचार कर रहे हैं कोई पतला लेंस है, ये छोटे कोणों के प्रिज्मों के समुदाय से मिलकर बना हुआ है। अब प्रत्येक प्रिज्म पर जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो इसका जो विचलन होता है उत्तल लेंस में आधार की ओर होता है। तो प्रत्येक किरणों का विचलन या अपवर्तन के पश्चात ये किधर मुड़ जाती है? मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि उत्तल लेंस में आधार क्या होता है? मुख्य अक्ष की ओर होता है। अवतल लेंस में आधार मुख्य अक्ष से दूर होता है। ठीक है।
तो ये देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ ये मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यहाँ से अपवर्तित होने के पश्चात प्रत्येक प्रिज्म के द्वारा ये अपवर्तित होकर के एक बिंदु पर क्या हो जा रही है, केंद्रित हो जा रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो है ये आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या कर देती है, केंद्रित कर देती हैं। इसलिए इस लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को मोड़ करके एक स्थान पर केंद्रित कर देती हैं, एक बिंदु पर केंद्रित कर देती हैं। इसलिए इस किरण को क्या कहते हैं, इस लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, इसी तरह हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं। सपोज कर लिए अवतल लेंस है, बीच में पतला, किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है। ये भी छोटे छोटे प्रिज्मों के समुदाय से मिलकर क्या हो सकता है, बना हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम ये मुख्य अक्ष खींच दे रहे हैं, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। और अभी आपको बताए कि प्रकाश किरणों का विचलन जो होता है लेंस में, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर होता है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर होता है। ठीक है, तो जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित होती हैं, तो देख रहे हैं इस प्रिज्म पर मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित होगा, इस किरण पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, इस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, इस पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा। तो इस इन किरणों का विचलन जो होता है मुख्य अक्ष से दूर होता है, मुख्य अक्ष से दूर होता है। फिर प्रकाश की किरण इधर विचलित हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात इधर विचलित हो जाएगी, इधर विचलित हो जाएगी, ये इधर विचलित हो जाएगी। तो इनका विचलन मुख्य अक्ष से दूर हो रहा है। अब इन अपवर्तित किरणों को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये यहां से आती हुई मुख्य अक्ष की स्पिन से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो देख रहे हैं कि उत्तल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये अवतल लेंस जो है, इस पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, तो इसका जो विचलन हो रहा है मुख्य अक्ष से दूर हो रहा है, अर्थात ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, फैलाने का कार्य कर रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इस लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। और अवतल लेंस जो है वो आपतित प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। इसलिए इस लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कार्य कर रहा है, इसमें चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस में हो, ये आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या कर देती, मोड़ देती है। ठीक है, लेंस जो है चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वो आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या कर देती हैं, मोड़ देती हैं। तो कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है, कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है, उसकी क्षमता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। अर्थात जिसके पास पावर अधिक होगा वो प्रकाश की किरणों को अधिक मोड़ेगा। हम कह सकते हैं कि जो लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है, उसकी क्षमता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, अर्थात उसकी पावर उतनी ही अधिक होती है। प्रकाश की किरणों को जो लेंस अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होती है। और यह भी पाया गया है कि जिन लेंसों की फोकस दूरी कम होती है, जिन लेंसों की फोकस दूरी कम होती है, उनकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि कम फोकस दूरी वाले लेंस जो होते हैं वो आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात अधिक मोड़ते हैं, इसलिए उनकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो कम फोकस दूरी वाले लेंसों की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है,
तो लेंस की क्षमता का मतलब क्या हुआ, आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात जो लेंस जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, अब यहां तो आपका क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैलाता है, इसलिए इस लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है, फोकस दूरी पर निर्भर करती है। तो जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी वो प्रकाश की किरणों को उतना अधिक मोड़ेगा। ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो यहां पर लेंस की क्षमता की जो परिभाषा निकाला गया है क्या है कि एक पतले लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता की परिभाषा क्या है कि एक पतले लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि एक पतले लेंस की क्षमता, एक पतले लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई फोकस दूरी, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होते, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होते। और लेंस की क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा पूछा भी जाता है, कंपटीशनों में पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक। ठीक है, तो एक पतली लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर, फार्मूला क्या होगा, लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, और फोकस दूरी किसमें मापा गया हो, मीटर में। तो 1/, ये हो जाएगा फोकस दूरी, और ये किसमें फोकस दूरी, मीटर में। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू फोकस दूरी को हम F से दिखाते हैं, और F किस में मापा गया है, मीटर में। ठीक है, तो ये लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो गया, 1/F, किसमें, मीटर में। फोकस दूरी किसमें है, मीटर में। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/F हो जाएगा, तो उसका आप निकाल सकते हैं। अब यहां लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल डी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, अब यहां देखिए F का मान कितना है, अगर 1 मीटर है, यदि F बराबर कितना हो, 1 मीटर हो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा। तो यहां से परिभाषा क्या होगा कि 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। तो 1 डायोप्टर की परिभाषा यहां से, फोकस दूरी का मान कितना है, 1 मीटर, तो यहां से क्या कहा जा सकता है,
1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 डायोप्टर होती है। क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 डायोप्टर होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता इसमें मापी गई फोकस दूरी के मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम की क्या होती है? बराबर होती है। आपको बताए कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितने अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक होती है। इस आधार पर परिभाषा निकाला गया, एक पतले लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा? 1/f, इसमें मीटर में। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तब लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? 100/f। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। और अगर f का मान 1 मीटर दिया है तो P का मान क्या हो जाएगा? 1D हो जाएगा। यहाँ f का मान 1 हो जाएगा तो P का मान 1 डायोप्टर होगा। तो यहाँ से 1 डायोप्टर की परिभाषा क्या होगा? 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है? 1 डायोप्टर होती है। ठीक है, अब क्या किया जाए? इसमें एक टॉपिक आपका सिलेबस से निकाल दिया गया है, अगर लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए क्या है? तो इस आधार पर कि अगर हम लेंस को द्रव में डुबोते हैं, लेंस को क्या किया जाए? द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता क्या होती है? बदल जाती है। लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता क्या होती है? बदल जाती है। देखिए, डेरिवेशन ये था लेकिन ये सिलेबस से आपके निकाल दिया गया इसलिए नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, लेंस को द्रव में डुबोने पर लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी बदल जाएगी, तो उसकी क्षमता भी क्या होती है? बदल जाती है। लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता बदल जाती है। लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी क्षमता क्या होती है? बदल जाती है। अब यहां 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो। 3 कंडीशन है कि ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो और लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो। इन तीनों कंडीशनों में डेरिवेशन इसका था लेकिन इस सिलेबस से आपके निकाल दिया गया, तो यहां संक्षेप में आपको बता दिया जा रहा है कि यदि लेंस को हम द्रव में डुबोते हैं तो उसकी क्षमता क्या होती है? बदल जाती है। उसकी फोकस दूरी भी बदलेगी तो क्षमता भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो यहाँ पर 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, लिखते चलेंगे आप लोग, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो। लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम, जैसे जल हुआ। ठीक है, तो जल का अपवर्तनांक जो होता है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या हो? कम हो, जैसे जल। ठीक है, जैसे क्या है? जल। कि लेंस को जल में डुबो दिया जाए
तो जल का अपवर्तनांक जो होता है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। जल का जो अपवर्तनांक है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है। तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक होती है। यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ जा रही है, ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाती है अर्थात क्षमता घट जाती है, अर्थात क्षमता घट जाती है। ये पहला कंडीशन था कि जब लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक कांच लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उस लेंस की क्षमता क्या होती है, घट जाती है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, ऐसे द्रव में डुबोया जाए, तो ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो क्या किया जा रहा है, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, तो लेंस की क्षमता क्या होती, शून्य हो जाती। तो लेंस की क्षमता शून्य हो जाती, अर्थात ऐसे द्रव में डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देता, ठीक है, ऐसे द्रव में डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देगा, तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, अर्थात लेंस दिखाई नहीं देता, अर्थात लेंस दिखाई नहीं देगा, ठीक। तीसरा कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। यदि लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तो क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है। लेकिन प्रकृति नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस ही रहेगा, लेकिन उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की क्षमता शून्य हो जाती है, अर्थात लेंस दिखाई नहीं देता। ऐसे द्रव में लेंस दिखाई नहीं देगा, कब, जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो, तो उस लेंस को उस द्रव में जब डुबोया जाता है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, अर्थात लेंस को उस द्रव में डुबोने पर दिखाई नहीं देता है। तीसरा कंडीशन है कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो,
लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो क्या किया जा रहा है, लेंस को हम ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो लेंस की प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। लेंस की प्रकृति बदल जाती है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है, ठीक है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह क्या करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा। कि लेंस को ऐसे द्रव में हम डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो अगर हम उत्तल लेंस को उस द्रव में डुबो रहे हैं तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और अवतल लेंस किस तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक है। प्रकृति बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। ये तीन कंडीशन है, ठीक है। मतलब यही कारण है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला या जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन आपको ध्यान में होनी चाहिए कि यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती है। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस रहेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस रहेगा। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और उस लेंस को उस द्रव में डुबोने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या हो, अधिक हो, तो लेंस की प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। लेंस की प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। यही रीजन है कि वायु के भीतर जो वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो यहां नीचे लिख सकते हैं, जल के भीतर वायु का बुलबुला जान गए ना, जल में जो वायु का बुलबुला होता है, जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये लेंस था, ठीक है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है, 1 डायोप्टर होती है, ठीक है। अगर लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी क्षमता क्या होती है, बदल जाती है। तो ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, अर्थात जल में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो उसकी क्षमता क्या होगी, घट जाएगी, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती है।
यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका पूर्णांक लेंस के पदार्थ के पूर्णांक की क्या हो बराबर हो, तो लेंस की क्षमता शून्य हो जाती है, अर्थात लेंस वो उस द्रव में दिखाई नहीं देता है। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका पूर्णांक लेंस के पदार्थ के पूर्णांक से अधिक हो, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है और उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, अर्थात अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। यही कारण है कि जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये लेंस की क्षमता का टॉपिक समाप्त हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।